स्वागत स्वागत। मैं पूजा जैन, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम में मीट द आइकॉन और जयंतीलाल जी सुराना को एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। तो जयंतीलाल जी सुराना जी, आज हमारा प्रोग्राम राजस्थान परिषद मीट द आइकॉन एक ऐसा प्रोग्राम है जिस हम महान हस्तियों से रूबरू होते हैं ताकि हम उनके संघर्ष जान सके, ताकि हम कितने मुश्किलों का सामना कर पड़े हम वो जान सके। तो ऐसे ही आज आपके बारे में हम कुछ जानेंगे और आपका जो ये वीडियो है हम सोशल मीडिया पे डालेंगे ताकि जो युवा है वो बहुत कुछ सीख सके और हम भी प्रेरणा ले सके आपके प्रोग्राम से। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपकी राजस्थान परिषद के पर आपकी सोच क्या है? राजस्थान परिषद राजस्थान से बिलोंग करती है, उसमें राजस्थान का नाम ही है, यही हमारे लिए एक खुशी का विषय है। और राजस्थान परिषद के बारे में जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे, गौतम कुमार जी बता रहे थे कि भाई राजस्थान परिषद ऐसे जो बिजनेस में आइकॉन है उनके बारे में, और जो आप जो काम कर रहे हैं वो तो निश्चय ही समाज में अन्य लोगों को प्रेरणा मिले वैसा काम है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो जयंतीलाल जी सुराना जी का 20 साल से रियल एस्टेट में बिजनेस है। पहले फाइनेंस में था। उनकी कंपनी का नाम है ग्रैंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। और उनका रेडियो चैनल दुबई में है जिसका तमिल चैनल है जिसका नाम है गिली 106.5 और गियूफ FM 100.3। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करूंगी आपके बचपन से। मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कैसे भी था, बचपन में आपका स्वभाव कैसा था, आपकी हॉबीज़ क्या थी बचपन में? बचपन से मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा खेलता था, वो मेरी आदत थी। हम लोग महाराष्ट्र अमरावती करके एक गांव है जो महाराष्ट्र में नागपुर के पास है, वहाँ पर हम बड़े हुए हैं। मैंने मेरे स्कूल लाइफ वहाँ पूरा करके मैं चेन्नई आ गया था। चेन्नई कॉलेज हमने AM जैन कॉलेज में किया। मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद में MA मैंने किया है जैनोलॉजी में, जैन विश्व भारती जो हमारी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर लाडनू में, वहाँ से किया है। बचपन में थोड़ा दोस्तों के साथ खेलने का, हम 2 भाई थे, बड़े भाई फादर के साथ बिजनेस में वगैरह रहते थे, तो मैं थोड़ा फ्री रहता था। तो मुझे, और पिताजी छोटा भी था तो थोड़ा प्यार भी ज़्यादा मिलता था पिताजी का, तो मैं खेल कूद में ज़्यादा रहा। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी का बिज़नेस, हम वहाँ पर मेटल मर्चेंट्स हमारा काम था होलसेल का, और फिनांस भी था पिताजी का काम। तो वहाँ पर मैं पिताजी को समय नहीं होता था। वो सुबह जल्दी 7 बजे से काम पर लगकर रात को 9 बजे 10 बजे तक काम करते रहते थे। और मैं जब प्रोबेबली 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं जाकर पिताजी, यानी हमारे कैश का काम ज़्यादा था, उस समय तो कैश ही होता था ज़्यादा करके। मैं आज आपको 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था मैं जाता था, मैं गले पर बैठ जाता था और हमें इतना पैसा आता था मैं उसको संभाल नहीं पाता था। और पिताजी ने कहा, मेरे फादर के पास कभी हिसाब नहीं था, तो हमको ऐसा क्या हुआ, इतना उन्होंने ट्रस्ट किया। जब लाखों रुपया भी होता था तो हमारा मन नहीं हुआ कि भाई इसमें से हम 100 रुपया ले लें। तो उस तरह से हम पैसों के बीच में ही बड़े हुए, सोचिए ना आप। तो पैसों से इतना मुझे वो नहीं था कभी किसी का 1 रुपया भी हम ले लें, कभी मन में सोचता भी नहीं। और मैं धार्मिक प्रवृत्तियों से भी जुड़ गया कुछ बड़ा होकर, तो और भी सोचता हूँ कि भाई किसी पराई चीज़ को हम क्यों हाथ लगाए, किसी पराई चीज़ को हम क्यों ले, ऐसा चल रहा है। और फादर अकाउंट नहीं देख पाते थे। फादर के पास एक अकाउंटेंट आते थे, वो ब्रिटिश के ज़माने से टैक्स पेयर थे मेरे फादर, जो हमारी शाहजवान मल घिसूलाल सुराना करके हमारी दुकान थी अमरावती महाराष्ट्र में। हम होलसेल मेटल मर्चेंट्स थे, तो वो उनको बिज़नेस से ही समय नहीं मिलता था, तो वो हिसाब वगैरह नहीं देख पाते थे। तो हिसाब हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट देखते थे उस समय, जो मुनीम जी कहते हैं वो गाँव में। तो मुनीम जी हिसाब देखते थे, तो मैंने देखा वो टैक्स बहुत ज़्यादा भर रहे हैं।
और तो मैंने हिसाब लिखना मैंने चालू कर दिया, अकाउंट्स मैं ही देखना चालू कर दिया। तो मुनीम जी की मैंने छुट्टी कर दी और मैं ही हिसाब देखने लग गया। हालांकि मैं 8th में ही था, लेकिन मैंने पूरा इनकम टैक्स का हिसाब वगैरह लेकर रिटर्न फाइल करवाना सब वैसा चालू कर लिया था। तो शुरू से वैसा मैं अकाउंट्स में मुझे इंटरेस्ट है, मेरा कहने का मतलब। और मैं अकाउंटेंसी में मैंने SSLC जो होती है +2 वाली एग्ज़ाम, उसमें मैंने आउट ऑफ 150 149 लाया था, डिस्टिंक्शन इन अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। और उसके बाद में पिताजी के काम से ऐसे ही जुड़ गया। फिर बड़े भाई वहाँ से चेन्नई आ गए थे, हम लोग वहीं थे अमरावती में। फिर हम लोग भी यहाँ पर आकर 1969 में हम लोग सभी चेन्नई आ गए थे। और हमारे यहाँ जो ज्वेलरी और पाउंड ब्रोकरिंग का बिज़नेस था, पाउंड ब्रोकरिंग यानी हम रिटेल में तो इसलिए करते थे कि भाई कुछ काम हमारा बना रहे। बाकी फादर, अगर आपको पता हो तो खाता सिस्टम होता है, जो रिटेल पाउंड ब्रोकर्स होते हैं वो माल हमारे पास ला कर देते हैं। अभी जैसे उस समय तो 5 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम होता था, उनको 5 लाख की ज़रूरत है तो जैसे अभी 1-2 किलो सोना ला के आपको दे दिया और उसमें खाता आपके पास रख देते थे। तो उसमें से जब उनको चाहिए 50 ग्राम सोना तो 50 ले लेते थे, 50 दे देते थे। ऐसा चल रहा था। उसके बारे में अभी आपको डिटेल और भी आप जब पूछेंगे तो बताऊंगा कैसे होता है वो सिस्टम। तो इसी तरह हमने बचपन के बारे में जान लिया है और ये भी देख लिया कि कितना खूबसूरत था आपका बचपन। आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में सबसे संघर्षमय दौर कौन सा था और आप उस दौर से उभर कैसे आए। हर व्यक्ति के ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है, मुश्किल घड़ी आती है और हम उससे उभर आते हैं। तो आप इधर बताइए कि आपने कैसे सामना किया उन मुश्किलों का। बस जब से बिज़नेस में अकाउंट्स वगैरह देखने लग गया था तो बिज़नेस में भी और एकदम इंटरेस्ट आ गया था। तो हमेशा ये रहता था पिताजी के साथ क्या काम करके बड़ा काम कर ले। वैसे पिताजी का ही बहुत बड़ा काम था, फिर उसको और कैसा उसमें और कैसा निखार ला सकते हैं हम बिज़नेस में, वो सब करके उनके साथ। फादर का स्वभाव थोड़ा हमारा बहुत तेज़ स्वभाव था, लेकिन उनका तो मुझे तो बहुत प्यार ही मिला उनका। तो इस वजह से क्या हुआ, जब मैं उनके साथ डिसिप्लिन, वो मिलिट्री में कैसा होता है डिसिप्लिन, वैसा था फादर के पास कि 7 बजे बोला तो 7 बजे वो काम हो जाना है। तो वैसे डिसिप्लिन में हम बड़े हुए। तो मुझे भी अभी ऐसे ही है कि हर काम मेरा पंक्चुअलिटी से होता है। तो ही मैंने अभी बताया आपको 5:30 को मैं वहाँ रहूँगा और मैं नहीं आ पाता हूँ तो मुझे गिल्टी फील होता है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने आपको कमिट किया और आ नहीं पाया हूँ करके। हाँ सही है, बहुत पंक्चुअल रहना भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक मार्गदर्शक होता है। तो आपकी ज़िंदगी में मार्गदर्शक कौन था? सोल, मेरे फादर वही थे मेरे मार्गदर्शक, वही सब कुछ, मेरे आइडल भी वही थे सब। उनके कारण ही मैं आज जो भी यहाँ पर हूँ, जो भी सीख पाया हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से ही खुली छूट दे रखी थी। आपको बताया ना, जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता, 6-7 स्टैंडर्ड में, तब मेरे हाथ में उन्होंने गल्ला सौंप दिया था, जिसमें गले में कोई हिसाब नहीं होता था कि भाई आज 10,000 है या 5,000 है या 25,000 है। उस समय की बात बता रहा हूँ आपको। तो शुरू से उन्होंने मुझे खुली छूट दे के रखी थी, इसलिए हमारी ग्रोथ भी बहुत इजी हुई और गुरु कृपा से अच्छा बड़ा काम किया और ज़मीनों में पैसे डाले। जब हम रियल इस्टेट में आए तो उस समय 1999 जब रियल इस्टेट में हमने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, पहले तो हमने ऐसे ही उसे लेकर डेवलप करने का नहीं सोचा था। हमने सोचा भाई प्रॉपर्टी लेते हैं कोई 5 करोड़ में और वो आ जाएगा, 7 करोड़ तो बेच देंगे। लेकिन अनायास ही क्या हुआ, जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो 20 करोड़ में बिक गई। तो भाव ऐसे बढ़ते गए, तो फिर और रियल इस्टेट में हमको इंटरेस्ट आते गया। वैसे हम बड़ी ज़मीन लेते हैं, उनके लेआउट कट करते हैं और लेआउट्स मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि परचेसिंग भी कर लें फिर उसको मार्केटिंग भी करें। तो मार्केटिंग अभी तक हम पहले दूसरे लोगों को देकर मार्केटिंग करवाते थे। जैसे अभी एक प्लॉट है, उसका 1000 स्क्वायर फीट में बेचना है, तो हम वो जो मार्केटर है उसको 1000 में दे देते थे। वो माइट भी, हमने तो 800 रुपये कॉस्ट है और 200 रुपये मिला के 1000 में ही बेचा है, लेकिन मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो बहुत सारा हमारा प्रॉफिट का पार्ट वो लोग ले लेते हैं। तो अभी हमने, हालांकि वो मेहनत भी करते हैं और वो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन अभी हमने सोचा कि भाई किसी को और 4 काम की बजाय इसी काम को डेवलप करके हमारा मार्केटिंग का काम हम ही हाथ में ले। तो अभी हमने मार्केटिंग का काम भी शुरू किया है ग्रैंड मैग्नम हाउसिंग के नाम से। उसकी एक और ब्रांच हमने ओपन की है। वहाँ हमारे पास
लगभग 25 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अभी हमने ये जान चुके हैं कि आपके पिताजी का सपोर्ट बहुत था आपके ज़िंदगी में। आप मुझे ये बताइए, जब शादी के बाद में आपका जो बिजनेस था उसमें आपके पत्नी जी का और आपके बच्चों का आपको कैसा सपोर्ट मिला? सिंस फादर के गाइडेंस में ही थे और हम जॉइंट फैमिली थे, हम 2 भाई हैं, मेरी 5 बहनें थी, हम सब साथ में रहते थे। तो ऐसा मैंने कुछ अलग जिम्मेदारी, वाइफ की कोई जिम्मेदारी या सबको एक फैमिली का एक पार्ट ही होता था, हर कोई जिसका भी जो भी काम बन पड़े कि भाई हमारे बिज़नेस के लिए मुझे जल्दी सुबह 5 बजे उठ के कहीं जाना है काम पर, तो नेचुरली माँ का भी सपोर्ट रहता था, वाइफ का भी सपोर्ट रहता था, वो लोग भी पूरा सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए आज हम इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं जहाँ पर है। सही बात है। उनकी पूरी सपोर्ट रहती थी। फैमिली की सपोर्ट के बिना तो कुछ आदमी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता है। एकदम सही बात है, इस बात पे तो तालियां बजनी चाहिए। धर्म संघ का आपके जीवन में कैसा महत्व है और उसके पीछे सफलता कितनी मिली आपको धर्म संघ से? मैं लगभग 25 साल का था, तब से मैं समाज की संस्थाओं से तो ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन धर्म में बहुत रुचि थी मुझे। मैं सुबह महाराज का व्याख्यान सुनना, प्रवचन में जाना, दोपहर में जाना, शाम में जाना, वो मेरी आदत थी। और उसके बाद में एक एज होने के बाद अराउंड एट द एज ऑफ 35 मैंने बहुत ज़्यादा डीपली जुड़ गया मैं। लेकिन परिवार भी था, बच्चे भी थे, एक लड़का है और एक लड़की है, वो भी उनकी शादी की, और सब वैसे फादर मदर सब साथ में ही थे हम लोग। तो धर्म संघ से मुझे बहुत कुछ मिला है। आज मैं सोचता हूँ जो मेरी पहचान है वो धर्म संघ की वजह से ही है, और गुरु ही मेरे सब कुछ है। गुरु निष्ठा, गुरु की दृष्टि से संसार बदल जाता है। मैं ये सोचता हूँ जब गुरुदेव की एक मेहर नज़र हमारे ऊपर पड़ जाती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ मिल गया, जो चाहिए था वो सब मिल गया है। सही बात है, बहुत सही बोल रहे हो आप। मुझे ये बताइए कि आप आज के जो युवा है जो ये देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? उसके लिए सबसे बड़ी, जैसा ऑनेस्टी, जीवन में अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना भी कभी बाई फ्लूक कहीं बढ़ गए और फिर वापस ऊपर चढ़ गए 4th फ्लोर और वहाँ से नीचे गिर गए, ऐसा अगर नहीं होना है तो जीवन में सबसे ज़रूरी है ऑनेस्टी, नैतिकता, ईमानदारी, जिसे हम कुछ भी नाम दे दें। वो अगर आपके जीवन में ईमानदारी है, आप चाहे फैमिली के साथ हो, माँ के साथ, वाइफ के साथ, बहन के साथ, परिवार के साथ, बिजनेस में हो, दोस्त के साथ, जब तक आपके अगर दिल में ईमानदारी नहीं है, आप दिल से अगर ईमानदारी बाहर दिखाने के लिए नहीं, आपको ईमानदारी मन से होनी चाहिए कि भाई ये नहीं, मैं किसी का गलत पैसा है ये मेरे पास नहीं आया, किसी की गलत चीज़ है मेरे पास नहीं है। और उसी तरह से हमारी चीज़ होती है उसको भी ऐसा इतना इजी से छोड़ के नहीं दे देते हैं कि भाई क्यों भाई ये चीज़ उन्होंने ले लिया तो क्यों ले लिया। ऐसा हम शुरू से ऐसा हमने प्रिंसिपल रखा, ईमानदारी से ही बिज़नेस किया। और फादर भी वैसे ही थे, उनका एकदम जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनका मिलिट्री का डिसिप्लिन होता है वैसा होता था, उनको झूठ बोलना पसंद नहीं था। और जब मैं बच्चे बड़े हो गए तो भी मैं उनके साथ उनके ही गाइडेंस में रहता था। ऐसा सोचिए ना, एट द एज ऑफ 44 वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन 44 तक भी ऐसा उनके साथ मेरा फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। और वो भी चाहते थे कि मैं कोई बड़ा काम करूं। वो हालांकि उन्हें करना क्या था, लेकिन फिर भी वो जीवन के अंतिम समय तक, ही वॉज 78 जब वो गुजरे तो आखिरी समय तक भी हमारे लिए काम करते रहे। तो उन्हें क्या करना था, अगर डिसिप्लिन सिखा के, वो तो यही सोच रहे थे कि भाई बच्चों का जीवन अच्छा होना चाहिए। तो हमने यही सोचा, जहाँ तक मैंने समझा है जीवन को, अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है तो ईमानदारी है, बस। बहुत सही बोल रहे हो। आपने तो आपके पिताजी का सपना वो पूरा कर चुका है, और आपके बात से ये सीखने मिलता है कि ज़िंदगी में ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे ये बताइए कि आपके नज़र में असली खुशी किस में है, असली संतुष्टि में किस में मिलती है? ईमानदारी से कमाए हुए धन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। वैसे हर बिजनेसमैन का मोटो तो एक ही होता है ना भाई, कि भाई बिज़नेस करो और जो हम कमाने का सोच रहे हो कमाई करो। और वो जब पैसा ईमानदारी से आता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कभी हमने जब छोटे थे, कभी
500 रुपया भी आ जाता था, कमा लेते तो सोचता था कि भाई आज देखो 500 रुपया कमा लिया। आज से मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, 40 साल पहले बड़ी रकम होती थी। जैसे आज अभी हम सोच रहे हैं कि भाई 5 लाख कमा ले, तो वैसा होता था पहले 45-50 साल पहले 500 रुपया कमाना। वो भी जब हमारे पास अगर ऑनेस्टली अगर हम किसी के साथ कोई काम करके कुछ कमाई करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा संतोष मिलता है। बस पूरे जीवन का सारांश एक ही है मेरे समझ में, जहाँ तक मैंने समझा है। मैंने गुरुओं को भी बहुत नज़दीकी से देखा है। आचार्य महाश्रमण जी की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। संघ का सेनानी हूँ, संघ का सैनिक हूँ मैं। संघ के लिए अभी यहाँ गुरुदेव की सेवा में भी आया हुआ हूँ मैं। हालांकि बिज़नेस में वहाँ जब रहता हूँ तो रात को 8 बजे तक भी मुझे समय नहीं होता है। मैं साथ में लगा रहता हूँ बच्चों के साथ काम पर। एक लड़का है, उसके साथ रहता हूँ। वो जितना काम करता है उससे ज़्यादा करना मैं चाहता हूँ काम। मैं रिटायर्ड आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब गुरुओं की सेवा की बात होती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और पहले उसे प्रायोरिटी देता हूँ अभी। क्योंकि एक एज थी मेरी जब तक मैंने बच्चों को बड़ा किया, बच्चों की शादी हो गई, अब बच्चा बिज़नेस देखने लग गया। वो भी बहुत होशियार है, लड़का है, वो BE किया हुआ है, ECE में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियर है। उसके बाद में उसने BL किया है, उसके बाद में उसने MBA किया है और वो अभी बिज़नेस देखता है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने ज़िंदगी में पढ़ाई को कितना महत्व देते हो? मैंने सोचा एक बार, जब मेरा सन है विजय, उसे जब BE करवाया तो सोचा कि भाई ऐसे ही इसे करवा लिया यार, ये कम से कम ये इंजीनियरिंग की सीट और किसी दूसरे व्यक्ति को मिलती तो किसी के काम आती थी। हमने इसे ऐसे ही इंजीनियरिंग में डाल के, लेकिन उसकी इच्छा थी तो मैंने करवा दिया। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि भाई जो उसने पढ़ाई की है वो बिज़नेस में आज इतनी उपयोगी है, तो जितनी ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं उतना हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। तो आप आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहते हो कि पढ़ाई करें? पढ़ाई करना है और हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ में हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। आपको खूब कड़ी मेहनत करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बिज़नेस हो, जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर ऑनेस्टी के साथ में हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है। यानी हमारा डेडिकेशन, जो काम हम करना चाह रहे हैं, चाहे भले हम धर्म संघ का भी काम करो तो उसमें भी हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। चाहे हम बिज़नेस में है तो उसमें हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। बच्चों की अभी स्कूली लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, दोनों पढ़ाई के लिए उनका डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत सही बोल रहे हो। मैंने ये जाना है कि आप धर्म में, समाज में और बिजनेस में हर जगह एकदम परफेक्ट हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस बीच में आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो आप? जैसा मैंने आपसे बताया, मैं पंक्चुअलिटी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो आई यूज़ टू वेक अप एट मॉर्निंग बाई 5:45 बिफोर 6। वॉकिंग भी रेगुलर जाता हूँ। हार्डली कभी महीने में 1-2 दिन मिस हो जाएगा। हेल्थ का भी ध्यान रखता हूँ, लेकिन अभी मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो नेक मूवमेंट मेरा रेस्ट्रिक्टेड है, अच्छा। वो तकलीफ है। वो तो पता नहीं किस वजह से है और वो डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई क्यूरेबल नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, मैं उसे ठीक करूँगा। एक बार तालियां बजनी चाहिए। बहुत सही। मैं मेहनत करूँगा और उसे ठीक करूँगा ज़रूर। और एक, जैसे हमने आपसे इतनी बात की है, बहुत जान चुकी हूँ मैं आपके ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में। यहाँ पे सब लोग जान चुके हैं और बहुत लोग इंस्पायर भी हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाए, कुछ फनी क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? जरूर पूछिए, जरूर। Okay. तो मैं शुरू करूँगी। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम है, आपको फटाफट आंसर देना है। ओके? तो मुझे आप ये बताइए कि आप अपने पत्नी जी को प्यार से क्या बुलाते? अभी नहीं, अगर पहले भी कुछ तो नाम से बुलाए होगे, तो वो क्या नाम है? मैं लक्ष्मी नाम से ही बुलाता हूँ। और जब वो नई आई थी हमारे घर पर, तो उसे सब पाड़ो करके बुलाते थे। वो थोड़ी जाड़ी थी तो पाड़ो बुलाते थे। तो हाँ, पाड़ो। अब राजस्थान में क्या, पत्नी जी आपको क्या बुलाती है प्यार से? वो तो मुझे प्यार से तो कभी उन्होंने मेरा नाम तो कभी लिया ही नहीं। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो इतना काम नहीं पड़ता था। अकेले में? हाँ, तो हाँ, ऐसे अलग से बुलाने का, सुनो जी क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप, बुलाना भी होता। तो लड़के का नाम विजय था, विजय के पापा किधर हो आप। तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? हेमा मालिनी। अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप किस तरह मनाते हो? अभी तो ये सब नहीं होता होगा, जब शादी हुई थी तब किस तरह मनाते थे?
वो बहुत सिंसियर है, और मैं अगर कुछ गलती कर लेता, मुझे लगता कि भाई जो मैंने उन्हें डांटा है या कुछ बोला है या जो मैं वो बता रहे वो नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए मैं इमीडिएट माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मैंने कभी भी उसमें वो नहीं सोचा कि मैं पहले क्यों बोलूँ, मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। और मैं ठीक है, अगर आपको $1 मिलियन की लॉटरी लग जाए तो आप उस पैसों का क्या करोगे? अभी तो वो सब इतना पैसा ज़्यादा, इतनी इच्छा भी नहीं है कि भाई उतना आ जाए, और आए तो उसको अच्छे काम में लगाने के लिए बहुत सारी जगह है। अभी तो मेरे पास बहुत सारी समाज में जगह है जहाँ वो पैसा लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई अच्छे काम के लिए पैसे का तो देखिए जीवन में एक महत्व होता है। जब तक आपके पास थोड़ा पैसा होता है तो आपकी इच्छा रहती कि और ज़्यादा कमा लूँ और ज़्यादा कमा लूँ। वैसे फादर ने कमा के ही रखा था, सफिशिएंट था हम लोगों के लिए, फिर भी हमने उसमें और ऐड ऑन किया। तो ये पैसा जो मिलता है ना, आपकी खाली मेहनत से नहीं मिलता है, साथ में आपके जो अच्छे कर्म किए होते हैं ना, उसके वजह से मिलता है, जिसे हम पुण्य ही कहते हैं। तो अपने आप पैसा आता है आपके पास दौड़ कर, बस आपको उसका ऑनेस्टली उसको बराबर देखना है। वो पैसा आपके पास अगर सही पैसा आया है तो उसका तो आपका ग्रोथ का आप पूछे मत, कितनी ग्रोथ होती है आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे रात में अगर 10 लाख रखेंगे तो आप कभी थोड़े समय के बाद देखेंगे तो वहाँ आपको 20 लाख मिलेंगे। अपने आप कैसे बढ़ जाते हैं पता नहीं, बस खाली ईमानदारी की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, ये दो ही चीज़ जीवन में ज़रूरी है। एक ऐसी चीज़ जिससे आप डरते हो? कभी कभी सोचता हूँ कि भाई अगर हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अगर बच्चों को पूरी जिम्मेदारी नहीं दी थी, जब तक डरता था, अभी तो वैसा नहीं सोचता हूँ। मैं जब पहले दिन ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अगले दिन मैं ऑफिस जाऊँगा और मैं काम देखूँगा। मैं सोचता हूँ ये मेरा लास्ट दिन है। जब भी निकल के आता हूँ, आज से 10 साल पहले भी यही सोचता था, ये मेरा आखिरी टाइम है जहाँ मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। कल आऊँगा तो ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, नहीं आऊँगा तो बस उतना ही, वैसा सोच कर ही निकलता हूँ। जिम्मेदारी बस अपनी उसी टाइम जब ऑफिस छोड़ता हूँ सोचता हूँ मेरी जिम्मेदारी आज के साथ पूरी हो गई, कल आऊँगा तो अगला नया काम चालू करूँगा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, अगर आपकी पत्नी जी रूठ जाती है और अब हम कहें कि एक गाने से आपको मनाना है उनको, तो वो कौन सा गाना होगा? और प्लीज़ 2 लाइन यहाँ पे सबके साथ। मैं गानों का तो बड़ा शौकीन था, लेकिन अभी इन दिनों में क्या सब छूट सा गया है। कोई 2 लाइन बस। कभी कभी तेरे प्यार में। हाँ तो 2 लाइन प्लीज गुनगुनाइए यहाँ पे हम सब के साथ। वो गाना, और फिल्में भी देखने का मुझे बहुत शौक था। हालांकि हम जॉइंट फैमिली में थे, जा नहीं पाता था, पर फादर के डिसिप्लिन में थे ना, तो जा नहीं पाते, लेकिन फिर भी कैसे भी समय निकाल के चले जाता था वाइफ को लेकर। और वैसे पिक्चर कभी अकेला गया ही नहीं, उनके साथ नहीं गया, जब भी गया या तो फैमिली के साथ या वाइफ के साथ। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? वही 2 लाइन यहाँ पे सबके साथ हो गया तो बहुत अच्छा लगता था। वो पंक्तियाँ याद नहीं आ रही है मुझे। कभी कभी वो हाँ ख्याल आता है जैसे एक 2 लाइन प्लीज। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो जैसे तुझको बुलाया गया है ज़मीं पे मेरे लिए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये कहना चाहूंगी कि बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू था। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हम लोगों को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने आपका समय निकाला और हमें आपने कुछ सोच कर बुलाया, इंटरव्यू लिया। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि भाई इसके वजह से हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को कुछ संदेश मिले और वो लोग बस ये हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, ये 2 चीज़ों से जुड़े। 100% एडवाइस मिलने वाला है। इतना इंस्पायरिंग स्टोरी था, 100% आज के युवा इंस्पायर होंगे। थैंक यू वेरी मच।